Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Umme Arbab. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ विलियम ब्लेक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम अ पॉइजन ट्री को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ही वॉज बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1757 इन सोहो लंदन एंड ही डाइड 12 अगस्त 1827 इन लंदन। विलियम ब्लेक बेसिकली बिलोंग करते हैं रोमांटिक जनरेशन से, एक ऐसी लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट जो कि 18 से 19 सेंचुरी के दरमियान में रही। इनको विलियम ब्लेक को ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कंसीडर किया जाता है। एक ऐसी मूवमेंट जो कि एम्फसाइज करती है, उभारती है इमोशन को, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिज्म को। तो क्लियर हो गया, विलियम ब्लेक जो है वो बिलोंग करते हैं रोमांटिक जनरेशन से, एक ऐसी मूवमेंट से जो कि एम्फसाइज करती है इमोशन, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिज्म को। विलियम ब्लेक के वर्क की बात की जाए, उनके वर्क के अंदर जो थीम है, उनका जो थीम है वो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, सोशल इंजस्टिस की बात की जाती है और पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन की बात की जाती है इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स में। विलियम ब्लेक्स की जो पोइम्स हैं वो इनकरेज करती हैं, इन्वोक करती हैं रीडर्स को कि वो चीज़ों को डीपर मीनिंग में जाकर समझें और नेचर की जो एग्जिस्टेंस है, मोरालिटी और पर्सुएट्स ऑफ ट्रूथ जो हैं वो उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन उठाएं कि नेचर क्या है, नेचर के बारे में सोचें कि कुछ चीज़ें जो खुदा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो इनकी जो पोइम्स हैं वो बेसिकली बहुत सी रीडर्स को इन्वोक करती हैं कि वो चीज़ों को डीपर मीनिंग में जाकर समझें। आज की इस पोइम में हम देखेंगे कि जो पोइट है वो अपने गुस्से और दुश्मनी को एक दरख्त की सूरत में तशबीह देते हैं, मतलब कि उसको सिंबलाइज करते हैं, जो कि बढ़ता रहता है और आखिर में तबाही का बाइस बन जाता है। ये नज़म इस बात की तशरीह करती है कि अगर हम अपने गुस्से को पालें और दुश्मनी को बढ़ाएं तो ये हमारे और हमारे रिश्तों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बरक्स अगर हम अपने गुस्से को कम करें, अपने गुस्से को शेयर करें, डिस्कस करें और माफ़ी मांगे, बातचीत करें तो हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और ताल्लुकात में खुशियाँ पैदा हो सकती हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पोइम। इस पोइम को पब्लिश किया गया विलियम ब्लेक की एक कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में आपको बताती जाऊं कि क्या है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एक वो पोइम या वो सॉन्ग जिसके अंदर मैनहुड की बात की जाए, अडल्ट एज या मस्कुलिनिटी यानी कि मैच्योर एज की बात की जाए और इस एज के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट किया जाए, उस एज की फुलीज, करप्शन को हाईलाइट किया जाए। ये सारी चीज़ें जाके फॉल करती हैं कैटेगरी ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। ये पोइम 16 लाइन्स पोइम है जिसे 4 क्वार्टर्स यानी कि 4 लाइन स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। राइमिंग स्कीम AABB है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक नहीं लगेगा, AABB इसकी राइमिंग स्कीम है। थीम्स में एंगर और इमोशन डिस्कस किए गए हैं। एंगर यानी कि गुस्सा हमारे ऊपर दो तरह से इफ़ेक्ट करता दिखाई देता है, मतलब कि एक गुस्सा होता है कि अगर हमें गुस्सा है और हम उससे दूसरों से डिस्कस करें तो हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। एक वो गुस्सा कि हम अपने गुस्से को दूसरों से डिस्कस नहीं करते, अपने अंदर पालते हैं और वो जो गुस्सा है वो एक दिन लावा बन जाता है और जो कि हमारे लिए या हमारे जो रिश्ते हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इस पोइम को लिखा गया है ट्रोकोइक टेट्रामीटर कैटलिक में, जिसका मतलब कि जो स्ट्रेस सिलेबल है वो फॉलो करता है अनस्ट्रेस सिलेबल को। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट द स्ट्रेसेस आर एज फॉलोज। क्रिश्चियन फॉरबियरेंस इस पोइम का असल टाइटल था, लेकिन इसको बाद में चेंज करके अ पॉइजन ट्री रख दिया गया।
इस पोइम के मेन थीम्स की बात की जाए तो इसके थीम्स में एंगर यानी कि गुस्सा, हेटर्ड, नफ़रत और रिवेंज आता है। पोइम जो है वो एक्सप्लोर करती है डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स को जो कि अनएक्सप्रेस किए जाते हैं। अनएक्सप्रेस गुस्सा है जो कि एक्सप्रेस नहीं किया जाता और वो बाद में गुस्सा, नफ़रत और दुश्मनी के तौर पर ज़ाहिर होता है जो कि नुकसानदेह साबित होता है। मेन आइडिया की बात की जाए या मेन मैसेज की बात की जाए तो जो पोइट है वो बेसिकली कन्वे करना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है, पैगाम देना चाहता है कि अगर जो गुस्सा और नफ़रत है वो सैटन की तरह है, मतलब जैसे सैटन बाइबल में अगर देखी जाए या कुरानिक हदीस में देखी जाए तो यहाँ पे जो पोइट है वो बेसिकली सिम्बलाइज़ कर रहा है सैटन की तरह। जो गुस्सा है वो एक शैतान की तरह है कि वो अपने प्लान्स को एक रिवेंज के लिए प्लान बनाता है, उसका इंतकाम लेता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो रिज़ल्ट बहुत बुरे होते हैं। मोरली बात की जाए जो पोइट है वो बताना चाहता है कि हमें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए इससे पहले कि ब्राइट एप्पल, जिस तरह के ब्राइट एप्पल यहाँ पे एज ए सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है, वो ब्राइट एप्पल की तरह बने और हमारे लिए एक हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करे। तो इससे पहले हमें अपनी दुश्मनी या हमें अपने जो नफ़रत है उसको क्लियर करना चाहिए, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए। तो इस पोइम का जो मेन आइडिया है, जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि गुस्सा रखना और दुश्मनी को परवरिश देना तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकता है। ये पोइम हमें याद दिलाती है कि मनफी जज्बात को पालने और दुश्मनी को बढ़ाने के बजाय माफ़ी और खुली बातचीत की अहमियत को समझना ज़रूरी है। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सिम्बोलिज़म ऑफ द पोइम। इस पोइम को ये बेसिकली ये जो पोइम है एज अ सिम्बॉलिकली ही यूज़ की गई है। मेन जो सिंबल है वो ट्री है जो कि सिंबलाइज करता है रैथ, गुस्से को, एंगर को और लॉस ऑफ पेशेंस को। एक पौधा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको लेते हैं, उसको सींचते हैं, उसको संवारते हैं, उसको पानी देते हैं, दिन रात उसकी केयर करते हैं, तब वो पौधा जाकर बड़ा होता है। यहाँ पे भी एक पौधा लिया गया है, लेकिन वो पौधा किसका है? वो हमारे गुस्से और नफ़रत का पौधा है, जिसे जो पोइट है, जो एक पर्सन है, वो उसे अपने गुस्से, अपने आंसुओं के साथ उसको बड़ा करता है और अपने गुस्से, आंसुओं और इस तरह की मिलाप की जो चीज़ें हैं उनके ज़रिए एक पौधा बनता है और उस पौधे से एक दरख्त लगता है, सेब, जो कि उसका जो दुश्मन है वो सेब को देखता है, उसको चखता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो इस पोइम को एज अ सिम्बॉलिकली ही यूज़ किया गया है। गार्डन सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है। द हार्ट वेयर द हेटेड इज़ नेचर्ड। ब्राइट एप्पल डिपिक्स करता है वेंजियंस को। A Poison Tree by William Blake. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow, and I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles, and with soft deceitful wiles, and it grew both day and night, till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine, and into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. तो चलिए अब इस पोइम को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। I was angry with my friend. मैं अपने दोस्त के साथ गुस्सा था, नाराज़ था। I told my wrath.
मैंने अपना गुस्सा उसे बता दिया। रैथ मीन गुस्सा। माई रैथ डिड एंड, मेरा गुस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो, फो बोलते हैं दुश्मन को। मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज़ था। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे नहीं बताया। माई रैथ डिड ग्रो, मेरा गुस्सा बढ़ता गया। मतलब कि जो पोइट है उसने अपना गुस्सा, अपने फ्रेंड के साथ नाराज़ था, उसने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर दी, उसका गुस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया। एक गुस्सा था वो अपने दुश्मन के साथ, उसने उसको उसकी रीज़न नहीं बताई, उसका गुस्सा जो है वो बढ़ता चला गया। मैं हर स्टैंज़ा की समरी को साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। इस फर्स्ट स्टैंज़ा में हम देखेंगे कि जो पोइट है वो बताना ये चाह रहा है कि कितना इजी है रिकंसाइल करना अपने फ्रेंड के साथ और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट्स को क्लियर करना। अब उसने अपने डाउट्स को, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया, अपने गुस्से की वजह बताई, तो वो ठीक हो गए, मतलब कि वो फिर से दोस्त बन गए। अब जो दूसरी तरफ हम देखें तो उसने अपना जो दुश्मन था उससे वो बात नहीं की, अपने गुस्से की रीज़न नहीं बताई, उसका गुस्सा बढ़ता गया और वो गुस्सा बाद में जाके लावा की सूरत में फट गया। एंड आई वाटर इट इन फियर्स, और मैंने गुस्से और खौफ से उसको पानी दिया। खौफ ये कि मेरा जो दुश्मन है ना वो ये जान ना ले कि मुझे नाराज़गी किस बात की है और हमारी नाराज़गी ठीक ना हो जाए। तो वो कहता है कि मैंने उसे पानी दिया खौफ से। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, सुबह और शाम अपने आंसुओं से। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स, और मैंने अपनी स्माइल से उसे बड़ा किया। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइज, और कुछ चालाकियों और मक्कारियों से मैंने उसको बड़ा किया। अब ये पौधा किस चीज़ से बड़ा हो रहा है? फियर से बड़ा हो रहा है, टीयर से, स्माइल से और डिसीटफुल वाइल्स से ये पौधा बड़ा हो रहा है। अब इस पोइम में, इस स्टैंज़ा में जो सेकंड स्टैंज़ा है उसमें पोइट कहता है, ब्लेक says that he sunned his angers with smiles and soft deceitful wiles, मतलब कि अपने गुस्से और स्माइल से उस पौधे को वो बड़ा कर रहा है। जो पोइट है वो ये सिंबलाइज करता है ट्री को गुस्से की अलामत के तौर पर। लास्ट लाइन में पोइट कहता है कि डिसीटफुल ट्रिक्स हाइडिंग एंगर मेड द ट्री ग्रो इन द पोइट्स माइंड, जो उसने गुस्से को अपने अंदर छुपाया हुआ है वही गुस्सा अब बड़ा हो रहा है। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, और ये सुबह और शाम बड़ा होता चला जा रहा है। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, तब तक बड़ा होता जा रहा है जब तक एक चमकदार से पैदा नहीं हो जाता। एंड माई फो बी हेल्ड इट शाइन, और मेरे जो दुश्मन है उसको वो चमकदार लगने लगता है। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और वो जानता है कि ये मेरा सेब है, मेरा पौधा है। ब्राइट एप्पल को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है एक अट्रैक्टिव चीज़ के तौर पर, जो कि उसके दुश्मन को अट्रैक्ट करती है और उसका दुश्मन जो है वो खा लेता है। यहाँ पे बेसिकली जो पोइट है वो देखते हैं कि जो क्रिटिक्स है, मैनी क्रिटिक्स जो हैं वो बाइबल के तौर पर, क्रिश्चियन के तौर पर और इस्लामिक वे में देखें तो वो इसको कंपेयर करते हैं ब्राइट एप्पल को एप्पल ऑफ हेवन के साथ, जन्नत में, जो कि मतलब कि एडम को मना किया गया था ना। ये भी एक स्टोरी है, मतलब कि इस्लामिक वे में स्टोरी मतलब एक वाक़या है कि जिस तरह एडम और ईव को एक एप्पल या एक चीज़ खाने से मना किया गया, फल खाने से मना किया, जो सैटन था वो उनको उकसाता है अपनी गुस्से और नफ़रत की वजह से, वो उनको उकसाता है और वो एक फल, वो जो चीज़ है वो उसको खा लेते हैं और उसकी वजह से वो ज़मीन पर भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो लोग अपने गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखते हैं वो भी सैटन की एग्जाम्पल हैं कि वो गुस्सा, उनका गुस्सा दूसरों के लिए हार्मफुल साबित होता है। Some critics refer this bright apple to some of written works Blake which stolen by one of his friends and cast shame for his later on.
और यहाँ पे कुछ वो कह रहे हैं कि राइटर जो ब्लेक है ना, उनकी कुछ पोइम्स थी उनके फ्रेंड्स ने चुरा ली, तो उसके तौर पर भी लिखा गया है। However, deceitful like tricks, deceit and hate made this bright apple fruit grown and it is harmful for enemy। एक जो पौधा है वो बड़ा होता है और जो कि उसके एनिमी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, और जो वो दुश्मन है वो उसके गार्डन से उस सेब को चुरा लेता है। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब गहरी अंधेरी रात छा जाती है। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई, मैं ये देख कर सुबह बहुत खुश होता हूँ। माई फो, मेरा दुश्मन आउट स्ट्रेच बीनीथ द ट्री, एक लेटा पड़ा होता है यानी कि मरा पड़ा होता है उस दरख्त के नीचे, और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। लास्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो बताता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो वजूहात हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है उस एप्पल को खाने के बाद, ब्राइट एप्पल को खाने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इस लास्ट स्टैंजा में बताया गया है। कंक्लूजन की बात की जाए तो द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम impacts the poem scene by showing the readers that when we do not communicate with someone we have conflict। जब तक हम किसी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने गुस्से को, नफ़रत को डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बुरा साबित होता जाएगा और काज क्रिएट होते जाएंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।